अरे सम्राट चौधरी हरामी, कुत्ता हरामी के औलाद। अरे तोर बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। देख लिए जैसे हमारे लड़का के मरौले बड़े मर्डर के लिए बड़े तो जान के मरले बड़े तो मेरे लगे के ओकरा मत पॉइंट से मरले बड़े तो लाग के लड़का के गिरा के 5 गोली मारी के गोड़े में गिर गइल तो मरले तो लाग ओकरा बस तब हमारे लड़का हंसत रहे। गाड़ी में ले जाके जहर दे के उल्टी को के मर गइल भाई दादा, उल्टी को के मरल बा, पूरा उल्टी कइले रहे। आयो दादा हमार लड़का हीरो से चल गइले दादा, हमार घर सुन हो गइले दादा। अरे कैसे गइले दादा, काहे मरले तो बहुत गलती करे बड़े दोनों के साथ होता ही मरी बेटा हम वतनी तालाब के वतनी ऊपर बेटा कहीं समाज का भी जान गई बाबा कि तोरा पानी ना मिली, तोरा बेटा का पानी ना मिली ना तोरा मिली पानी। तालाब के मुँह बसा माता के बदुआ बा पढ़ के रही देख लियो सब पढ़बे करी एकदम पढ़ी बदुआ बाटे एकदम पढ़ी लड़का मातारी के जान ले बड़े हमारे लड़का के मर्डर कर दिले। हमारा हम चाहता कि खून के बदला खून और कुछ ना करे चाहिए। मरले बड़े सा मर्डर कैले बड़े सा मर्डर के बदला मर्डर चाहिए बस, हमारा ये इंसाफ मिल जाए। अरे समय ये आंसू उस शहीद बेटे की माँ के हैं जिसके बेटे ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने गांव के लिए वो शहीद हो गया। हम और आप ये सुन रहे हैं वो शहीद हो गया या उसका इनकाउंटर हो गया। जिसका बेटा होगा उसकी आत्मा से पूछो, बहन से पूछो जिसका वो भाई था, उस गांव के लोगों से पूछो जिस समाज के लोगों के लिए वो लड़ रहा था। वो व्यक्ति भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा को मानता था। आप सभी को पता होगा कि 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली का जो सेंट्रल असेंबली हॉल था उसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब बम फेंका, उसके बाद पर्चे पर क्या लिखा था आपको पता है? कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा था उन्होंने। बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र अगर डकैती तंत्र में बदल जाए तो उसको सुधारने और सही करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारियों को आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें बम की गोली से का धमाका करना पड़ेगा जिससे उनको सुनाई दे। समाज में गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग किन समस्याओं से जूझ रहा है। शहीद भरत भूषण तिवारी ने जो क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया वो हूबहू भगत सिंह से प्रेरित है। वो कोई माओवादी नहीं था, वो कोई लश्कर का आतंकवादी नहीं था, वो कोई अपराधी नहीं था। वो उस जवानिया गांव का एक लाल था, एक ऐसा लाल जिसे उस गांव के लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता था और इस डकैत तंत्र के सामने वो ज्ञापन पे ज्ञापन दिया करता था। जानते हैं, जब कोई ईमानदार व्यक्ति ना, कोई भी ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है और इस डकैत तंत्र के सामने जब खड़ा होता है, क्योंकि डकैत तंत्र के लोगों के पास पैसा बहुत है, वो इतने अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, जैसे रावण को अभिमान था ना, वैसे वो महसूस करते हैं कि मुझसे बड़ा बलशाली कौन है। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों को या तो विक्षिप्त कर देते हैं या क्या कहेंगे, पागल है ज़्यादा। ये वो पागल नहीं है, वो इस सिस्टम से लड़ के इतना मजबूत हो चुका है कि उसको ये महसूस है मुझे क्या करना है, और वही कार्य उसने किया। आजकल आप देख रहे होंगे कि योगी, सभी लोग योगी जी बनना चाहते हैं।
हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक राज्य का मुख्यमंत्री सोचता मैं योगी बन जाऊंगा। अरे योगी जी बनने के लिए भाई योगी जी जैसी विचारधारा पर लाओ, योगी जी की ईमानदारी तो ले आओ, पारदर्शी हृदय तो ले आओ, उनकी तरह न्याय तो करो, उनकी तरह करुणा रखो। योगी जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की जन जन की आवाज़ है। उनको, उनके अंदर जो जुनून है ना अपनी जनता के लिए, वो आप में नहीं आ सकती, आप जैसे डकैतों में नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोग डकैत हैं, आप लोग केवल माल चाहिए। योगी जी के बनने के लिए ना चारों तरफ भ्रष्ट चोर नहीं रखने हैं, बहुत साफ सुथरे लोग चाहिए उनको। तो उनकी विचारधारा को पाना सब चाहते हैं, बट औकात नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर, तुम उनकी विचारधारा पे चल पाओ। सबको योगी बनना है, लेकिन योगी जी का अनुशासन, त्याग और करुणा वो तुम जैसे डकैतों के अंदर नहीं है। आज़ादी से पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आपके सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु जैसे बहुत निडर क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही, उनकी बम गोली के सामने खुद को झुकाया नहीं, अपना सीना खोल दिया, उनके सामने कभी झुके नहीं। इसी तरह आज़ाद भारत में आज़ादी से पहले ये क्रांतिकारी हुआ करते थे, और आज़ादी के बाद अंग्रेजों से भी खतरनाक ये डकैत जो हैं, जो समाज की सुख शांति नहीं चाहते हैं, समाज का वोट तो लेते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का खून चूस कर जो ये कृत्य करते हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद का यह पहला क्रांतिकारी लड़का है जिसने अंग्रेजों से बदतर डकैतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। अब ऐसे क्रांतिकारियों के पैदा होने की प्रक्रिया जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता जाता है ना, तो क्रांतिकारी ही पैदा होते हैं। और यह पहला क्रांतिकारी है जिसने देश के हर एक युवा, हर एक बच्चे के मन में ये डाल दिया है, ऐसे डकैतों से भिड़ने के लिए ज़्यादा अहिंसावादी बनने की जरूरत नहीं है। ये रक्षक नहीं है, ये रक्षक के रूप में आपके भक्षक हैं। ये सेवा के नाम पर, जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर केवल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का खून चूस रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं। वोट के नाम पे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं। सामान्य परिवार का लड़का था भरत भूषण, लड़का जवनिया गांव का रहने वाला था, और जिसका गांव बाढ़ प्रभावित था। पिछले साल घर के घर बाढ़ में बह गए, उसका दर्द उसके हृदय में था। गांव के प्रधान से लेकर राज्य के सीएम तक और लेखपाल से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर तहसील तक, तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक, क्या सबकी आंखें बंद थी पिछले कई बाढ़ों को देखते हुए? उस लड़के की क्या गलती थी? यही ना कि बाढ़ में जो मकान जिनके बह गए और जिनकी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, वापस गड्ढे में कर रहे हैं। उसकी मांग यही थी, मिट्टी भर के व्यवस्थित ऐसा करिए कि हमको भी लगे हाँ शासन प्रशासन ने कुछ काम किया है। जो उस व्यक्ति की जायज मांग थी उस पर आप कार्रवाई तो नहीं कर पाए, आपकी क्षमता से बाहर था वो। आपने लीपापोती करने का प्रयास किया, जो अमूमन सरकारी कार्यों में होता ही है।
ब्रिज गिर जाते हैं, सड़क 3 महीने में उखड़ जाती है। ये इन चोरों की गलती थोड़ी ना, ये हमारे समाज के लोगों की गलती, जो ऐसे चोरों को अपना नेता कहते हैं, ऐसे चोर शासन और प्रशासन के लोगों को अपना अधिकारी कहते हैं। भरत भाई अब तो नहीं रहे भैया, अब तो गए। जमानिया क्या है कि इस दुख दर्द की आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं बचा है और न कोई उठा पाएगा। सम्राट चौधरी जी का भी सीना दम फूल गया होगा हवा से, हमने जो है बदमाश का इनकाउंटर कर दिया। एक मुख्यमंत्री होकर तुम अपने मंडल का ध्यान नहीं दे पाए, वहाँ के बाढ़ ग्रसित गांव का ध्यान नहीं दे पाए, तो पूरे बिहार क्या ध्यान दोगे? आवाज तो तुमने बंद कर दी, शायद इस विवाद भी चल रहा होगा, लेकिन ईश्वर और उस मां के आंसू तुम्हें श्रापित, उसके तुम श्रापित हो चुके हो। कोई भी संगठन बुरा नहीं होता मेरे भाई, संगठन में बैठे हुए लोग बुरे होते हैं। बहुत ताजुब तब होता है जब बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी ऐसे व्यक्तियों को, जो कक्षा 7 पास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, तो सम्राट चौधरी का जो अध्ययन अध्यापन है वो कक्षा 7 तक का है, और जो उन्होंने डिग्री बताई है अपने चुनाव आयोग को, वो क्लास 10 के बाद मिलती है। तो डिग्री तो ग्रेजुएशन के बाद मिलती है। फिलहाल उनकी पढ़ाई पे नहीं जाना है, बट मुझे कष्ट इस बात का है, भाजपा ऐसी अनुशासित पार्टी ऐसे कक्षा 7 पढ़े लोगों को, जिनका आपराधिक इतिहास रहा हो, उनको मुख्यमंत्री बनाने पर क्या मजबूरी थी उनकी? किसी भी संगठन का अगर कोई भी संगठन विचारधारा से भटक गई, कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा से भटक गया, उसका विनाश होना तय है। ये कोई जात पात की लड़ाई नहीं है, और जात पात की लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति की लड़ाई है जो व्यक्ति अपने समाज, अपने गांव के लिए, गांव के कष्ट के लिए लड़ रहा था। यूपी में आज से 2-3 साल पहले बहुत लोगों ने कोशिश किया कि महाराज को जो है कैसे क्या किया हटा दिया जाए, घर में भी और बाहर भी, बहुत खुली बात है। तमाम सर्वे भी किए गए, लेकिन उस सर्वे के बाद उनको ये पता चला योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के हृदय की धड़कन है, उत्तर प्रदेश के हृदय हैं वो। ऐसे न्यायिक पुरुष यहाँ नहीं मिलेंगे, और उनकी तरह ये चोर लेता बन भी नहीं पाएंगे। ब्लॉक, तहसील, थाना, नेता, पनेता, इनकी डकैती, और इस डकैती के पाप से जो इमारत खड़ी करते हैं, क्या ये संवैधानिक है? सरकारों का, एजेंसियों का आंखों में पर्दा पड़ा है कि कोई शिकायत करने आएगा, कोई आरटीआई डालेगा तभी जांच करोगे। ऐसे चोरों के पास जो एक नौकरी कर रहे हैं, ऐसे नेताओं के पास जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके पास पाप की कमाई से इतना बड़ा इमारत बनता कैसे है? क्या ये संवैधानिक है? इसकी जांच का विषय नहीं है। गांव में एक प्रधान बनता है, इंटरलॉकिंग लगाएगा, वही इंटरलॉकिंग 5 साल में 4 बार बनती है। उससे कोई ये पूछने वाला है कि ऐसा क्वालिटी मेंटेन क्यों नहीं हुआ, या जिला स्तर से कोई पूछने वाला है कि एक ही इंटरलॉकिंग 10 बार 5 बार कैसे बनती है 5 साल में? ऐसी कौन सी गुणवत्ता तुमने लगाई कि खराब हो गया? एक ही नल का बार बार बोरिंग होता है, तो कोई पूछने वाला है किसी से? शायद नहीं है। यहाँ पर जो ईमानदारी का ढोंग लोग रचते ना, और जो कहते हैं अहिंसा का रास्ता अपनाओ, दीवानी में एक मुकदमा जब चलता है, कितने साल चलेगा, कितनी पीढ़ियाँ उसमें मर जाएंगी, पता नहीं चलता है। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई दलाल किसी का नहीं हूँ जो मैं डरूँ किसी से।
अंदर से उबाल हो रहा है कि किसी की जायज मांग में गोली दे दो, गोली उसको। उसने सरेंडर किया, शस्त्र को उसने आपके सामने फेंक दिया, फिर भी आपने गोली चला दी, मार डाला उसको। मानवाधिकार कहाँ चला जाएगा अब? वो भी सो रहा होगा। मन में बहुत दुख है। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया, और मेरा विचार कोई फॉलो, लाइक, शेयर इसका नहीं है। मुझे एक अंदर से जो एक हलचल मची सुबह उठते ही, ये सब देख के, उसका ये परिणाम है कि मैं अपने भाव को आप सभी सामने प्रकट करूं। और मैं आप सभी जनता से यही प्रार्थना करता हूं, ऐसे चोर लोगों को अपने दरवाजे भी नहीं आने दें, जो हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं। और चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ऐसे ही गरीब घर से जाता है वो। कम से कम हमें आपसे अपेक्षा रखता हूँ मैं ये, कि आपके मन में थोड़ा सा तो दया होनी चाहिए। आप भी उसी गरीब और मध्यम गरीब वर्गीय परिवार से आते हैं। आप ऐसे लोगों के नेताओं के चंगुल फंसते कैसे हैं? जब सारे अधिकारी सोच ही लेंगे कि हमें गलत काम करना ही नहीं है, कौन नेता गलत काम करा लेगा? लेकिन इस संगठन बना है नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और सभी व्यक्तियों से कहता हूं, जातिवाद में न बंधकर जागरूक होने की आवश्यकता है। और ऐसे समस्याओं का समाधान अगर अहिंसा से ना हो तो क्रांतिकारी बनने की जरूरत है। जय श्री राम, हर हर महादेव।